गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आइए आज हम आपकी क्लास कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 13 सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसके विषय में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इनके भेद क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम, यानी कि जो सब चीजें होती हैं हमारी, जो संज्ञा शब्द होती है, यानी कि जिन चीजों का नाम हम दर्शाते हैं, जिनको हम जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, तो उन सब का के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सबके लिए नाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा का जो संज्ञा शब्द होते हैं हमारे, उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे कहलाती हैं सर्वनाम। इसका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कुछ वाक्य दिए हैं आपको, इनके विषय में बात कर लेते हैं। जैसे महेश एक प्रसिद्ध कलाकार है। दूसरा है आपका दूसरा वाक्य क्या है? वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। एक वाक्य तो हो गया कि महेश जो है वो बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, और दूसरा वाक्य क्या है कि वह जो है वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। तीसरा है आपका वह अपने चित्रों पर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, यानी उसने अपने चित्रों पर क्या किए हैं? पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है आपका उसका संबंध उच्च कलाकारों से है। तो हमारे कुछ वाक्य हैं, हमने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इनसे हम जानेंगे कि हमें सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पे करते हैं। तो जैसे हमने वाक्य दिए हैं, तो आप इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला शब्द हमारा है वो क्या है? वो एक संज्ञा शब्द है, महेश। महेश क्या है? महेश एक संज्ञा शब्द है, और उसके बाद जितने भी वाक्य आपको दिए हैं उसमें कहीं भी संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसके संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसे महेश एक प्रसिद्ध कलाकार है, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, उसने अपने चित्रों के आधार पर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। उसका संबंध जो है उच्च कलाकारों में है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है। तो उपयुक्त वाक्य में महेश एक संज्ञा शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये महेश जो है वो एक संज्ञा शब्द है, किंतु अन्य वाक्यों में महेश के स्थान पर अगर हम किसी चीज को हम बार बार लिखेंगे महेश महेश महेश, तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसीलिए हम उनके संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हम संज्ञा के स्थान पर हमने महेश के स्थान पर हमने किस चीज का प्रयोग किया? वह, उसने, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपका स्पष्टीकरण हो गया इन शब्दों का, इन वाक्यों के जो हमने आपको वाक्य दिए हैं इनका स्पष्टीकरण आपका हो गया है कि उपयुक्त वाक्य में महेश के स्थान पर जो भी शब्द आए हैं वो हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा हम कैसे याद करेंगे? इसकी परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद जान लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से? पहला जो भेद है हमारा वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
छठा पांचवा जो है हमारा वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट का यानी कि 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम इनके विषय में अलग अलग जान लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है और संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। तो ये आपका जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है दिया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में लिख कर और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपने ग्रुप पर। तो अभी इसको पहले उतार लीजिए कॉपी में। अभी 2 मिनट का समय आपका इसे दे रही हूँ मैं आपको उतारने के लिए। अभी इसको जल्दी से फेयर कीजिए फटाफट। फिर हम इनके विषय में बढ़ जानेंगे कि हमें जो सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं वे कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं, इसके विषय में जानकारी लेंगे। जल्दी से फेयर कीजिए। यस, हो गया सभी का? क्लीन कर देती हूँ। अभी अगर कुछ बच्चों का नहीं हो पाया है तो आप धीरे धीरे इसको करते रहिए। ये नीचे तक हम अभी छोड़ देते हैं। इसके बारे में अभी आप चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये और कौन कौन से। जो पहला है आपका वो है आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा जानेंगे हम कि इसे क्या कहते हैं और इसके भी अगर भेद होते हैं तो वो कौन कौन से भेद होते हैं जान लेते हैं। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जानते हैं हम, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या जातिवाचक
संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये हमारी परिभाषा है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कैसे कैसे क्या किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके स्थान पे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है हमारी, उनके स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हमें कुछ और भी जानने की जरूरत होती है, जैसे इनमें बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले, ठीक है। का, तथा एक तीसरे जो बोलने वाले और सुनने वाले से अलग हो, तीसरा का उल्लेख होता है। जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जैसे तीसरा कौन होता है हमारा, जिसके विषय में हम बात करते हो। कोई तीसरा हमारा, एक तो हम बोलने वाला हो गया, एक हमारा सुनने वाला हो गया, और एक हो गया हमारा कोई तीसरा, कोई भी तीसरा हो सकता है उसमें, जिसके विषय में, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, तीसरा हमारा वो हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें क्या बता दूं, मैं तुम्हें बता दूं कि उससे मुलाकात हो सकती है, उससे मुलाकात हो सकती है। अब देखो हमने एक वाक्य दिया, मैं तुम्हें बता दूं। मैं शब्द हो गया जो बोलने वाला है उसके लिए, यानी कि मैं मेरे लिए। तुम्हें कौन होगा, जो मेरी बातें सुन रहा है, यानी कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति। मैं तुम्हें बता दूं। अब मैं बोलूंगी कि मैं तुम्हें बता दूं, मान लो मैं कुछ बातें बता रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, तो मैं हो गई, ठीक है, मैं, और दूसरे हो गए आप। और तीसरे विषय, यानी कि तीसरे पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे कौन है तीसरा, उससे। पहला मैं हो गया, दूसरा बोलने वाला पहला हो गया, सुनने वाला दूसरा हो गया,
जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य, यानी कि तीसरा। तो ये हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि जो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है या किसी तीसरे विषय के व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। इसके भेद होते हैं पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया तो था, कितने होते हैं? 3। इस 3 भेद होते हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके 3 भेद होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो पुरुषवाचक है, आप दोबारा से लिखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद होते हैं? तो एक पहला जो है हमारा, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा और तीसरा क्या होगा, ठीक है। तो पहला होगा हमारा उत्तम पुरुष। क्या होगा? पहला क्या होगा हमारा? उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा हमारा होगा मध्यम पुरुष। और तीसरा, जैसे हमने बताया, तीसरा हमारा हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या हो गए? भेद। हमने बताया कि हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा हमारा मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो हम जैसे हमने कहा था कि जो बोलने वाला है वो आपका उत्तम पुरुष में आएगा, जो आपका सुनने वाला है वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा, और जिसके बारे में हम बात करते हैं यानी कि किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं वो हमारा अन्य पुरुष में आएगा। तो हमारे ये हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब इन्हें हम कैसे करेंगे? उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता के लिए होता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता के लिए, ठीक है ना, वक्ता के लिए। अब वक्ता कौन होगा हमारा? वक्ता कौन होगा? जो बोलने वाला है। और बोलता कौन है? मैं बोलता है, ठीक है। तो वक्ता कौन हुआ हमारा? मैं हुआ। तो उत्तम पुरुष में हमारा क्या आएगा? मैं। दूसरा है हमारा, अच्छा इसके लिए हम मैं भी हो जाता है और मैं के साथ साथ हम भी, हम, मैं और हम का प्रयोग करते हैं ना, तो हम, मैं, हम, ठीक है। तो ये शब्द हमारे क्या होंगे? ये हमारे हो जाएंगे उत्तम पुरुष में। अब अगर हम बात करें तो मैं क्या है? मैं हमारा क्या है? तो मैं तो हो गया हमारा एक वचन, मैं हमारा हो गया एक वचन। अगर हम बात करें हम की, तो हम हमारा क्या होगा?
समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूंगी तो वो अपने यानी कि एक वचन में बात करूंगी, और अगर हम बात कर रहे हैं तो हम करेंगे, तो हम का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन में। मैं का प्रयोग हम एक वचन में करेंगे और हम का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारा दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। ये आपका किसके लिए होता है? श्रोता। श्रोता क्या होता है? वक्ता मैंने बताया, वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है हमारा सुनने वाला। ठीक है ना, वक्ता बोलने वाला और श्रोता हो गया सुनने वाला। इसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? जैसे तुम, आप, तू, तुम, आप। ठीक है ना, ये हमारे श्रोता के लिए हो गए तू, तुम और आप। यानी कि हम जिस दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं उनके लिए हम या तो तुम का प्रयोग करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे, या फिर हम करेंगे आप का प्रयोग करेंगे, हम आप का प्रयोग करेंगे। आप सम्मान सूचक शब्द होता है, अधिकतर हमें आपका ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वाक्यों के साथ में वाक्य में तू भी आ जाता है, तुम भी आ जाता है और आप भी आ जाता है। तो हम पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पहचानने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष भी हमारा श्रोता ही होता है, सुनने वाला तो ये श्रोता के लिए ही होता है, श्रोता के लिए जो भी हम बात करेंगे वो दूसरे पर्सन के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो तीसरे के विषय में भी बात करेंगे तो हम श्रोता के साथ करेंगे, श्रोता जो हमारा सुनने वाला होता है। तो इसमें हमारे कौन से शब्द आएंगे? वह आ जाएगा, यह आ जाएगा, वे आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसे आ जाएगा, उसे, उन्हें, उसे, उन्हें आदि। समझ में आया? अन्य पुरुष होता है हमारा श्रोता के लिए ही होता है, जो सुनने वाला होता है, उससे हम बात कर रहे होते हैं तो वो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? वह, यह, वे, ये, उसे, उन्हें आदि। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। इन्हें आप साथ के साथ ही अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे और लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे भेज देंगे, कॉपी में शेयर करके। सभी बच्चों का वर्क जो है ये कॉपी में हो जाना चाहिए। इन्हें फेयर करते साथ साथ फेयर करते जाइए, समझते भी जाइए और इन्हें लिखते भी जाइए। ये सारा वर्क आपका फेयर कॉपी में हो जाना चाहिए और आप उसको राइट करने के बाद, लिखने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने वर्क किया है। ठीक है, तो क्लास और आपका चैप्टर नंबर डाल के आप SMS कर देंगे। तो हमारा पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम का की परिभाषा भी हो गई और उसके भेद भी हो गए। तो अब आता है हमारा दूसरा क्या था हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देख लेते हैं इसकी।
निकट या दूर की वस्तु या व्यक्तियों के लिए, वस्तु या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराने वाले शब्द निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमारा ये देखो निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है हमारी कि निकट जो हमारे पास है, निकट या दूर या हमसे दूर है, तो ऐसी वस्तु या व्यक्तियों का जो बोध कराता है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वे शब्द जो है हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो हमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का पता लगा बताते हैं कि हाँ ये हमारे निकट है या हमसे दूर है। ठीक है, जैसे जैसे देखो जैसे वह मेरा भाई है। दूसरा देखो वाक्य मैं दे रही हूँ दूसरा आपको, ये मेरे मौसा जी हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दो वाक्य दिए, वह मेरा भाई है। पहला वाक्य हमारा हो गया कि वह मेरा भाई है, तो ये निश्चित हो गया कि वह व्यक्ति है वो वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति मेरा भाई है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा वाक्य है आपका, ये मेरे मौसा जी हैं। तो ये भी निश्चित है कि ये मेरे क्या है, ये मेरे मौसा जी हैं। पहला मेरा भाई और दूसरा मेरे मौसा जी। तो पहला शब्द क्या हुआ हमारा, पहला वाक्य क्या है कि वह जो है वो निश्चित करा रहा है कि वह जो व्यक्ति है वो मेरा क्या लगता है, वह मेरा भाई है। दूसरा व्यक्ति क्या लगता है, ये मेरे मौसा जी है। तो यहाँ हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा, हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। यहाँ तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है ये आपके याद होना चाहिए और ये आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा जो हमारा भेद है इसके विषय में हम कल बात करेंगे, आपको कल समझाएंगे। आप इसे फिर अपनी कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से, और अपनी कॉपी में नोट करने के बाद आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।